बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत क्या है के साथ मैं हूं आगाज़ साजिद शाह। नाज़रीन, आज का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ख़ास तौर पे इस हवाले से है कि यंग जर्नलिस्ट जो सहाफ़त में नए कदम रखते हैं वो किस तरह से अपने आप को मनवा सकते हैं, किस तरह से मेहनत करके आगे जा सकते हैं और क्या ऐसी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से या वो सहाफ़त कर नहीं पाते, उसमें कामयाब नहीं होते, और या कुछ ऐसी सहाफ़त की तरफ चल पड़ते हैं जो एक बदनाम सहाफ़त है या सहाफ़त के नाम पे मैं समझता हूँ एक धब्बा है। तो सहाफ़त होती क्या है, सहाफ़त को लोगों ने क्या समझ रखा है, सहाफ़त का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, तो इस हवाले से बात करेंगे। सहाफ़त में यंग जो जर्नलिस्ट हैं उनको प्रॉपर कौन सी एकेडमीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, जर्नलिज़म कर लिया उसके बाद आजकल ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा जो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब चैनल्स हैं, हर यूट्यूबर, हर फेसबुक एनालिस्ट अब टीवी पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के कमेंट्स तबसरे कर रहा है। उसको नहीं पता कि सोशल जर्नलिज़म की अलिफ बे है क्या, जर्नलिज़म करना कैसा है। इस हवाले से बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमारी एक्सक्लूसिव गेस्ट होंगी, यंग जर्नलिस्ट हैं, अवार्ड याफ्ता हैं, नेशनल जो यूथ अवार्ड अभी हाल ही में हुए हैं उसमें उन्होंने यंग जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, लेडी एंकर पर्सन है, वाहिद एंकर पर्सन है जिन्होंने इस हवाले से अवार्ड लिया है। उन्होंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ कैसे किया, क्यों किया, कितने अरसे से कर रही हैं और क्या मुश्किलात इनको दरपेश आईं और क्या क्या इनकी अचीवमेंट है, एक्सक्लूसिवली आज उनके साथ बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है महविश मुमताज़ बेग ने। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। महविश, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, वेरी वेल। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताइएगा, बीइंग अ लेडी ये एक मुश्किल प्रोफेशन है। बहुत कम लोग, ख़वातीन के हवाले से बात करूँगा, सहाफ़त को ज्वाइन कर पाते हैं और अगर ज्वाइन करें तो उस तरीके से अचीवमेंट्स नहीं होती। बहुत कम टाइम में आपने माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ सहाफ़त के मैदान में एक मैदान मारा। तो मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या सूझी, क्यों सहाफ़त में आई, क्या था माइंड में आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन के हवाले से बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपने 2-3 सवालात एक साथ कर दिए हैं। पहले तो चूँकि एज़ अ गर्ल और सॉरी फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल, चूँकि आई नोन एज़ द फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल एंकर पर्सन ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान। आई एम फ्रॉम गिलगित-बल्तिस्तान एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट एरिया। तो एक फीमेल को जर्नलिज्म में आना, एक तो देखिए मीडिया में हर कोई आता है, लेकिन वो कैटेगरीज़ हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर रह के काम करना होता है। लेकिन जो मीडिया का काम है, जो जर्नलिज्म है, वो ऑब्वियसली नो डाउट कि बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ़ 2 बातें जानती हूँ, जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है और जितना मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है, कि अगर आपके अंदर काबिलियत हो, तो यू कैन डू एवरीथिंग। च फिर वो डिपेंड नहीं करता आपकी फ़ील्ड के ऊपर कि आप जर्नलिज़्म में हैं, आप कोई एक्ट्रेस हैं या फिर आप कोई सोशल वर्कर हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने एबल हो काम करने के लिए, आपकी अपनी स्किल्स कितने डिपेंड करते हैं, आपकी अपनी जो भी आपने आपकी स्टडी रही है या आपके लाइफ़ के हवाले से बात करें, तो आपके अंदर टैलेंट नहीं हो, काबिलियत नहीं हो, तो यकीनन आप कुछ देर के लिए तो करोगे, लेकिन वो एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने सहाफ़त का मैदान मारा है बहुत ही यंग एज में और बहुत ही कम टाइम में। तो मेरे कम टाइम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने की सबसे बड़ी वजह यही है कि टैलेंट था, काबिलियत थी, दैट्स व्हाई आज आपके सामने बैठी हूँ और इसमें अपने इसमें करियर के कोई बारे शक में नहीं, बात भी कर इसमें रही हूँ और इसमें सेकंडली एक बात के ऊपर मैं ज़ोर देना चाहूँगी कि अगर आपको सपोर्ट ना मिले, आपके बैक पे कोई सपोर्ट ना करें, तो फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि मेल्स तो एज़ वी ऑल नो कि वो किसी भी मैदान में इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। बहुत से हर्डल्स उनको भी फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द माशरे में निकलते हैं, उनको तो कोई परेशानी ही नहीं होती, उनको तो कोई मसले मसाइल ही नहीं आते। तो फीमेल्स के लिए चूँकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं और भी बहुत से मामलात में उनके लिए इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर उनको एक सपोर्ट ना मिले, तो वो कोई भी काम बहुत अच्छे से अपने फ़ील्ड में नहीं कर सकते हैं। एज़ यू नो बहुत अच्छे से आप जानते हैं
और जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स है वो भी जानते हैं कि महविश मुमताज बेग का जो सपोर्टर है और जो रियल उनके बैक पे हर वक्त खड़े रहते हैं, दैट्स माय फादर मुमताज बेग। और मैं हर जगह जिक्र करती हूँ, अगर मुझे कोई इस तरह से सपोर्ट ना करता तो यकीनन मैं नहीं चल पाती, क्योंकि ये फील्ड इतना मुश्किल है और इतने हर्डल्स आते हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं इसके, अगर हम इसके उसके ऊपर बात करें तो ये बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही ज्यादा मुश्किल रास्ता है जर्नलिज्म। और एक आपने आपने क्वेश्चन किया कि इस सहाफत में क्यों आई है, आई थिंक यही क्वेश्चन था आपका, एक और इस चीज से रिलेटेड था। एम आई राइट? जी जी जी, बताइए बताइए। सहाफत में जी जी बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ। सहाफत में मैंने आने का जो मेरा मकसद था वो था, मेरे अपने जो लोग हैं, जो मेरा एरिया है, वहाँ पर लोगों की आवाज़ बनना। मैंने महसूस किया इंडिविजुअली, क्योंकि इंसान जैसा-जैसा उसको शऊर की तरफ वो बढ़ता है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, चीज़ों को रियलाइज़ करता है, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा एरिया बहुत खूबसूरत है, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन आवाम की एक तवाना आवाज़ कहते हैं ना, वो नहीं है, वो क्यों मिस है यहाँ से? और मैंने कोशिश किया कि मैं वो आवाज़ गिलगित-बल्तिस्तान, चूँकि मेरा एरिया है, तो मैं वहाँ के लोगों की आवाज़ बनूँ, लोगों के जो मसले-मसाइल हैं, उसको हाइलाइट करूँ और हुक्मरानों तक पहुँचाऊँ, उनसे सवालात किए जाएँ, उन तक जो है उनकी जो काम है, उनकी ज़िम्मेदारी है, उस हवाले से पूछा जाए कि अगर आपको कुर्सी मिली है, तो क्या कुर्सी सिर्फ़ बैठने के लिए मिली है, या फिर अवाम ने आपको किसी काम के लिए, किसी पर्पज़ के लिए ये कुर्सी आप पे हैंड ओवर किया है? तो ये जो एक अवामी आवाज़ बनना, क्योंकि मेरे एरिये के जो हालात थे उसको देखते हुए मैंने चाहा कि किसी और फ़ील्ड की तरफ बढ़ने से बेहतर है, इफ यू हैव टैलेंट और इफ यू कैन डू इट, तो फिर आपको ज़रूर करना चाहिए। मैंने ये इनिशिएटिव लिया, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान एक बैकवर्ड एरिया रहा है। मैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली का वर्ड इस्तेमाल करना चाहती हूँ। लोगों में अवेयरनेस स्टिल उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन इट्स नॉट इनफ, क्योंकि वक़्त का तकाज़ा है। अगर हम कंपेयर करें गिलगित-बल्तिस्तान के एरिये को पाकिस्तान की बाकी एरियाज़ से, तो गिलगित-बल्तिस्तान बहुत सी चीज़ों में बहुत आगे है, लेकिन बहुत से मामलात में बहुत पीछे है, और एक मामले जो कि अवेयरनेस के हवाले से स्टिल बहुत पीछे हैं। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक लड़की होकर जर्नलिज़्म में आना और फिर आकर अपने आप को मनवाना, तो इट्स डेफिनिटली, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम रहा है और मैं भी आगे भी रहेगा। आपने कहा कि टैलेंट अंदर होता है, चाहे कोई एक्ट्रेस बन जाए, चाहे वो सहाफ़त में आए या किसी दीगर फील्ड में जाए। महविश मुमताज़ बेग, चूँकि हम देखें, हम बात करेंगे कुछ आपकी लाइफ के हवाले से और कुछ पाकिस्तान में करंट सिचुएशन और प्रॉब्लम के हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा कुछ, लेकिन इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूँगा, महविश मुमताज़ बेग अगर सहाफ़त में ना आती तो क्या होती? महविश मुमताज़ बेग अगर सहाफ़त में ना आती तो नो डाउट कि वो एक मैथमेटिशियन बनने का ख्वाब रखती हैं, और वो एक अच्छा मैथमेटिशियन की स्टूडेंट होती, मैथमेटिशियन बनना चाहती है वो, और मेरा ख़्याल है कि वो बन सकती है और बनेगी आगे भी, बिकॉज़ मेरा भी जैसे कि आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से साथ में काम किया है। तो जर्नलिज्म मेरे अख्तियार करने का जो एक बेसिक रीज़न था, वो मेरे गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम की आवाज़ बनना था, लोगों के मसले-मसाइल जो थे उनको हाइलाइट करना था। उसके अलावा इंडिविजुअली महविश मुमताज़ बेग जो है वो मैथमेटिक्स की स्टूडेंट भी है, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। तो महविश मुमताज़ बेग एक लेक्चरर बनती, और इस वक़्त जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो हमें हमारे टीचर्स पे बड़ा बड़ा फ़ख्र होता है, जिस अंदाज़ से वो एक स्टूडेंट को बनाते हैं और एक माशरे में एक एबल पर्सनैलिटी क्रिएट कर देते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर एनहांस कर देते हैं। तो महविश मुमताज़ बेग एक बहुत अच्छी लेक्चरर होती। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अभी भी वो ख्वाब आपका बाकी है और आप जिसे कहते हैं बाज नहीं आई, वो भी करेंगी और ये भी करेंगी। यकीनन आपने इस फील्ड में अपना अगर लोहा मनवाया है तो यकीनन उस फील्ड में भी आप करेंगी, दुरुस्त है। जो है इंसान को एक ही दफ़ा मिलती है, और मेरा ये मानना है कि इस अपनी एक लाइफ़ के अंदर रहते हुए ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती, और एक मशहूर डायलॉग भी है ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसमें आपके जो ख्वाब है ना, आप पूरे करें इसको। अगर पूरा नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं, ताकि कोई शिकायत, कोई मदावा ना रहे कि भई काश मैं ये भी कर लेती, काश वो भी कर लेते हम।
तो करना चाहिए, अपने ख्वाबों के लिए लड़ना चाहिए, ख्वाबों को पूरा करना चाहिए, मेरा मानना ये है। बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा तो सुकून से भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ख़ुद को मुश्किलात में डालना अपने ख्वाब पूरे करने के लिए या किसी की आसानी के लिए अपने आप को मुश्किलात में डालना, खैर ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान है और स्ट्रगल है। अच्छा, आपने सहाफ़त को जॉइन किया, इसमें नो डाउट कि हमने इकट्ठे भी काम किया और आपके फ़ादर के हवाले से जिस तरीके से वो पैक पे आपकी सपोर्ट करते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। आपने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से काफ़ी काम किया है, गिलगित वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपके प्रोग्राम्स हैं, आपने किया है। आपको चूँकि उस एरिया में थोड़ा सा साइड एरिया है, यू कैन से कि वहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को उस तरीके से अप्रिसिएशन नहीं मिलती। आपको फैमिली में, आपको नियर अबाउट्स में जो अहबाब थे, उनकी तरफ से मुश्किलात, हर्डल्स, उनको रोकना, कुछ इस तरह का भी फेस करना पड़ा कि ये किस काम में चली गई हो, उसमें मसाइल हैं, या कुछ प्रैक्टिकली भी आपको फेस करनी पड़ी हैं चीज़ें इस हवाले से? हर्डल्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, मेरा मानना ये है। और मेरा ये भी मानना है कि उन हर्डल्स को पार करके आगे बढ़ना ही असल जो है वो लीडरशिप की क्वालिटी है। मुझे एक्सेप्टेंस, क्योंकि मेरा एरिया बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप वहाँ एरिया में मेरे, तो आपको इनवाइट करती हूँ और इंशाल्लाह किसी दिन हम साथ जाएँगे, वहाँ पर विज़िट करेंगे, आप देखेंगे वहाँ पर लोग चाहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम करना चाहे तो उसको जो है वो हाथ पकड़ के ऊपर लेकर आएँ। लोग इस हद तक जो है अच्छे काम करने वालों को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। और मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया, मुझे बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज़ में एक्सेप्ट किया और मुझे सपोर्ट भी किया। मुझे जो है वो इन्होंने मेंटली सपोर्ट किया, मुझे जो है हर तरीके से मैं कहना चाहूँगी मुझे सपोर्ट रही है, मुझे मेरे अवाम की सपोर्ट मिली है, हर छोटे-बड़े की, जो फीमेल्स, हमारी वीमेन्स वहाँ पर काम करती हैं अपने फील्ड में, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। लेकिन एज़ यू नो, ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर, हर फील्ड में होते हैं। और जब इंसान एक मंजिल पर, अगर आपको लगता है कि वो जा रहा है ना बहुत अच्छे अंदाज़ में, फिर हमारे यहाँ लोगों में आ जाती है मुनाफ़िक़त। और मुझे इस मुनाफ़िक़त के वर्ड से भी बहुत नफ़रत है। हमारे लोगों के अंदर इसी चीज़ की भरमार है। लोग बहुत अच्छे हैं, अपने जो एम्स हैं उनके बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है पूरे रीजन के लिए, एरिया के लिए, तो ये यकीनन अपने आप, अपने से ज़्यादा उस बंदे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब ये दिखेगा ना कि भई वो बंदा हमसे इतना आगे जा रहा है, या फिर कि भई ये कुछ ज़्यादा हो गया, हमने सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा कर दिया, अब इतना नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर आके ज़ाहिर-सी बात है टाँगे खींचना शुरू हो जाते हैं और काम को बिला वजह उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और जब कुछ भी ना मिले तो वो कैरेक्टर पर हमला कर देते हैं, जैसे कि मेरे साथ अभी पिछले ही दिनों आपने देखा होगा हो रहा था, जब सहाफ़त जो मेरा पेशा है, इसके ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, मेरे फ़ादर के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, मेरे चैनल के ऊपर बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, तो फिर मेरे कैरेक्टर के ऊपर आ गए। और मैंने उनको छोड़ा भी नहीं, जो कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं, बिकॉज़ कैरेक्टर के ऊपर नो समझौता, काम के ऊपर तनकीद बर्दाश्त है। बहुत तो अच्छी बात यकीनन हाँ, बहुत ज़्यादा जो है मुझे हर्डल्स आई हैं और मेरे अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा गिराने की भी कोशिश की है, लेकिन यकीनन उन्हीं के साथ-साथ सँभालने वाले लोग भी शामिल थे। मेरा एक प्रोग्राम हुआ था, एज़ यू नो, गवर्नर साहब के ऊपर प्रोग्राम किया गया था। गवर्नर, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ आज आपके प्रोग्राम के ज़रिए से भी, कि गवर्नर साहब के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया गया था, गवर्नरशिप की परफ़ॉर्मेंस के ऊपर प्रोग्राम किया गया था। अब हमारे वहाँ लोगों की आदत क्या है, या यहाँ भी होता क्या है कि अगर किसी भी एक फर्द को बोला जाए जिसके बहुत ज़्यादा, चूँकि गवर्नरशिप कोई मामूली पोस्ट नहीं होती है। अब गवर्नर साहब को बोला गया तो उनके जो जियाले हैं, उनके जो चेले हैं, वो समझ बैठे कि उनकी ज़ात पर हमला कर दिया और उनको देखा-देखी मुझे टारगेट किया और मुझे इस कदर टारगेट किया गया कि मुझे थ्रेट्स भी मिली थी और बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। लेकिन मैंने प्रोग्राम किया क्योंकि वो ज़रूरी था। तो ये चीज़ें हैं। ये टॉर्चर करना, ये आपको पर्सनल अटैक करना, आपको जो है वो लाइक बुलिंग करना, ये चीज़ें हैं लोगों में, आई एडमिट इट। बिल्कुल ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। हर्डल्स तो आती हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, तमाम साफ़ियों के साथ इस तरह की चीज़ें, ब्लैकमेलिंग के भी इश्यूज़ होते हैं और क्रिएट किया जाता है। जब ज़ाहिर है किसी जगह पे किसी की कोई वीकनेस होती है, कोई कमज़ोरी होती है, उसको दुरुस्त करने की जब कोशिश की जाती है, जो मीडिया का काम है, तो उस वक़्त ज़ाहिर सी बात है वो पहले ब्लैकमेलिंग की जाती है, प्रेशराइज़ किया जाता है और उसके बाद वो माफ़ी माँग ली जाती है, जो महविश मुमताज़ के साथ भी हुआ।
अच्छा नाज़रीन, बड़ी एक अच्छी चीज़ आपको बताऊँ इस हवाले से, महविश मुमताज़ बेग वो शख्सियत है जिसने सियासत के ऊपर भी प्रोग्राम किए, शोबिस के ऊपर भी किए, सहाफ़त पे भी किए और इसके साथ साथ इस्लाम के ऊपर प्रोग्राम किए और ऐसे वीलॉग्स और ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जिसमें सोलो इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं और एंटरटेनमेंट के लिए घूमने फिरने के हवाले से भी लोगों को जो नॉलेज के हवाले से प्रोग्राम्स हैं अपने इलाके में गिलगित बल्तिस्तान में उस हवाले से भी प्रोग्राम्स किए। तो महविश किस टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? सबसे ज्यादा मजा तो मुझे पॉलिटिकल इसमें आता है, क्योंकि कसीदे लोग कसीदे सुनना चाहते हैं और हम कहते हैं कसीदे नहीं पढ़ने। अगर मेरा क्वेश्चन हुआ है, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी यहाँ पर कि अगर मैंने एजुकेशन पे क्वेश्चन किया है ना, तो मुझे आंसर भी एजुकेशनल मिलना चाहिए, ना कि जो है मुझे वो फनी अंदाज में। तो कहते हैं ना, अगर आम के ऊपर सवाल किया है तो आम की कीमत बताओ, या आम के हवाले से बताओ, आप आलू को कहाँ से बीच में लेकर आए। तो मुझे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करने में मजा आता है, और चूंकि अवाम की जो उम्मीदें हैं ना, वो हमारे पॉलिटिकल लीडर से बहुत ज्यादा वाबस्ता है। और बाकी जहां तक बात है टैलेंट्स को प्रमोट करना और ये सब चीजें, वो वैसे भी लोग पसंद करते हैं कि अच्छी चीज जो है वैसे भी हाईलाइट हो, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी इंसान को उसकी असलियत दिखाना, उनकी परफॉर्मेंस चूंकि जो रहनी चाहिए कि भाई आपका असल काम तो ये है, आप कर नहीं रहे हो, और ये किसी को फेस टू फेस बोलना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। और मेरे लिए तो बहुत ही कोई मुश्किल हो जाता है, बिकॉज मेरी एज भी उतनी नहीं है और मेरे सामने समटाइम्स गेस्ट कुछ माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब के एज से भी ज्यादा, मेरे दादा अबू जान के एज के भी जब गेस्ट आके बैठते हैं, तो उनके साथ जो आर्ग्यू करना, उनको जो है वो असल क्वेश्चन समझाना और उनके फिर रिव्यूज लेना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन मजा उस चीज में है। ख़वातीन के लिए तो ये एज आइडियल रही है और उनकी ख्वाहिश होती है कि ये एज यहीं रुकी रहे, लेकिन हैरानगी ये है कि ये एज आपके लिए एक हर्डल क्रिएट हुई। एनीवे, सच बोलना इंतहाई मुश्किल है और किसी को आईना दिखाना इससे ज़्यादा मुश्किल है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और बात करेंगे सियासत के हवाले से कि जो करंट सिनेरियो सिचुएशन जा रही है, गवर्नमेंट की हिकमत अमली और अपोजिशन की हिकमत अमली, इस हवाले से कुछ जानना चाहेंगे। क्या एक्सपर्टीज़ हैं, क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्या एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन हैं कि आने वाले टाइम में सिचुएशन कैसे बेहतरी की तरफ जा सकती है, जा भी सकती है, या मज़ीद तनज़्ज़ुली की तरफ जाएंगे और हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई के अंदर आवाम का मज़ीद जिसे कहते हैं उनकी जेबों से माल निकालने की कोशिश की जाएगी और गरीब गरीब तर होगा। इस हवाले से बात करेंगे, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पर्सनल लाइफ के ऊपर। महविश मुमताज़ बेग जो अभी यंगस्टर हैं, यंग फीमेल एंकर पर्सन है, उन्होंने अभी अवार्ड भी हासिल किया है। इस हवाले से अवार्ड के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त पूछना मैं इनसे चाहूँगा, महविश आपसे पूछना ही चाहूँगा, सियासत के हवाले से आपने अच्छी सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, सियासत के हवाले से आपकी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है। इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि इस गवर्नमेंट की जो इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, मैं स्पेसिफ़िकली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से नहीं बात करूँगा, जनरल बात करूँगा कि पॉलिसीज़ हैं कि जो उम्मीदें थी तब्दीली की और लोगों की एक जो एक साइकी थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे मामलात, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक डूब गई हैं। और अब अगर कोई तब्दीली या कुछ नया लाने का अगर आसरा या उम्मीद देता तो लोग उस तरह से एतबार नहीं कर पा रहे। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत का फेलियर क्यों है? क्या वाकई अपोजिशन माफिया ने इनको रोक रखा है, या ये अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं? ये क्या हो रहा है? देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें ना, जो आजकल जो मामलात और जो हालात चल रहे हैं, उससे यकीनन सफ़र आप भी हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ और अवाम भी हो रही है अपने-अपने अंदाज़ में। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की बात रही कि गवर्नमेंट का डिलीवर करने का अंदाज, या फिर गवर्नमेंट ने जो ऐलानात, जो वादे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे अवाम को, वो पूरे क्यों नहीं हुए, क्या खामियां रही। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करूंगी, बाकी व्यूअर्स भी बड़े अच्छे से इसको जानेंगे और आप तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। जो पीटीआई की गवर्नमेंट है अभी, प्राइम मिनिस्टर साहब पर या उनकी नीयत पर चूँकि बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि वो एक ग्रेट लीडर हैं और वो अवाम के लिए दुःख-दर्द रखते हैं, या व्हाटएवर जो भी अवाम कहते हैं ना, मैं उसके ऊपर नहीं आऊँगी। मैं आऊँगी इस पूरे गवर्नमेंट की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, जो ये काम करना चाह रहे हैं, जो इनसे काम नहीं हो पा रहा,
उसकी एक असल और मेन रीजन जो है वो है इनकी अपनी टीम, और वो भी टीम उनको ऐसी मिली जो कि खुद फारिग है, जिनको खुद काम करना नहीं आ रहा और ये दावे करते हैं हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, लेकिन इनको जो है प्रैक्टिकली काम करना नहीं आ रहा। अब पीएम साहब वो खुद चाहते हैं कि काम हो, वो खुद चाहते हैं कि ये महंगाई कम हो, वो खुद चाहते हैं कि भाई एक पाकिस्तान के अवाम का जो है ये पाकिस्तान का इमेज अच्छा जाहिर हो। इसके लिए हमने देखा हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीर की बातें जहां जहां नहीं होती थी अभी हो रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान की जहां बातें नहीं होती थी अभी होती हैं, करप्शन के ऊपर जहां बातें नहीं होती थी अभी वहां पर बातें होती हैं, और बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज भी दिखी है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर न कर पाना इसकी एक मेन रीजन यकीनन उनकी टीम नेटवर्किंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उनको। एक्सपीरियंस अगर है भी तो फिर वो जाहिर सी बात है ये हालात को देखते हुए उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रही है। अभी आपने एक बात कही कि क्या ऑपोजिशन जो है ना इनको काम करने नहीं दे रही है, जो भी है ऑपोजिशन के अंदर इतनी ना मजाल है ना उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो तहरीक इंसाफ के जो हुकूमत है उनसे टक्कर ले सके, और ना फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने आए और उनको फेस करें या फिर उनसे टकराव लेने की तो उनमें विल नहीं है, जितना मैं समझती हूँ, जितना हमारी ऑब्जर्वेशन रही है या फिर जितनी हम अपने एनालिसिस की बात करें। तो जो इनकी टीम को चाहिए कि अपनी टीम को सुधारें, वैसे टाइम तो रहा नहीं है, इतना टाइम देखना चाहिए था। पहले गुजरा तब्दील करते गए, फिर टीम नेटवर्क जो है ना अपना दोबारा से उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते रहे। भाई जब आपके पास अच्छी टीम नहीं है काम करने के लिए, एक तो ऑर्डर देने वाला होता है बॉस, काम करने वाले उसके टीम मेंबर्स होते हैं। बॉस ऑर्डर देता रहा है, टीम नेटवर्क से काम हो नहीं तो फिर क्या फायदा है ऐसी टीम नेटवर्क का, या फिर क्या फायदा ऐसी हुकूमत का जो कि अपने ये आवाम के लिए जो है वो अजाब बनी हुई है। तो ये मैं समझती हूँ टीम नेटवर्क का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल है, और इसको अगर सुधारें या आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी तो डिलीवर यकीनन आवाम के हक में होगा। आपकी गुफ्तगू से ये आइडिया हो रहा है कि खान साहब की नीयत बिल्कुल साफ़ है, करप्शन फ्री हैं वो खुद से, लेकिन उनकी टीम अच्छी नहीं है। तो टीम का चुनाव किसने करना है, और अगर चुनाव सही नहीं हुआ तो ये किसकी गलती है? टीम की एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही नहीं हो रही तो ये किसकी गलती है? वज़रा की टोपियां तब्दील करके इधर का वज़ीर उधर, उधर का उधर, जब किसी की करप्शन साबित हो जाती है या एलिगेशन आ जाता है उसके बाद उसको वजारत से हटाकर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही, उसके ख़िलाफ़ कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं है, बल्कि उसको दूसरी वजारत पे आजमाया जाता है, और जो वहाँ से करप्शन उसके सामने एक एलिगेशन है उसको इस वजारत पे आजमाया जाता है। तो ये टीम को जो शफल कर रही हैं तो ये करप्शन नहीं है, ये बदनीति नहीं है, ये गलती नहीं है। और अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा, आप समझते हैं कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी टीम ठीक नहीं है, तो छोड़ देना मुनासिब नहीं है। आप क्या कहती हैं इस पे? साजिद साहब छोड़ देना मुनासिब है, लेकिन आज के जमाने में कौन छोड़ेगा अपनी सीट? क्यों जानबूझकर अपने ये एक सेपरेट बात है, ये एक सेपरेट चीज़ है। छोड़ देना, अगर वो नहीं छोड़ते, ये देखें वो ये मामला चल रहे हैं आजकल। बाकी जाहिर सी बात है एक बॉस को जब जब ये सारी चीजें रिसीव होंगी कि भाई मेरे टीम नेटवर्क काम अच्छा नहीं कर रहा, या फिर जो है ना उनके अगेंस्ट कंप्लेन, जिस तरह आपने कहा कि भाई एक गुजरा के अगेंस्ट कुछ मिलता है उनको सफल करके दूसरे उसमें लाया जाता है, तो मेन काम होता है बॉस का, वो उसके ऊपर नजर रखे और वो इन चीजों को टैकल करे। बट प्राइम मिनिस्टर साहब की मजबूरियां कुछ दूसरी, अगर मजबूरियों का मैं जिक्र करूं तो वो तो कुछ और ही माशाल्लाह मामलात हैं। तो ये तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है पीएम साहब की मिस्टेक है, और इसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है यकीनन। मेरी 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 रिक्वेस्ट सुनिएगा, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ ये कह कर कि वो खुद बहुत अच्छे हैं, उनकी टीम नालायक है, तो क्या हम खान साहब को बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं? क्या ये आने वाले टाइम में काबिल सज़ा नहीं है? सीट छोड़ देना कोई मसला नहीं। आपने कहा कि सीट कौन छोड़ता है, ये एक सेपरेट चैप्टर है, लेकिन क्या उनको छोड़ देनी चाहिए? चाह रहे हैं और काम करने में डिफरेंस है। वो काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम कर नहीं रहे ना, यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है उनकी। ये मैं यहाँ पे पॉइंट अपना क्लियर करना चाहूंगी। मैं यही चीज़ कह रहा हूँ ना, अगर वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं करना आ रहा, किसी भी ओहदे पे किसी भी शख्स को, तो फिर भी अगर वो छोड़ना नहीं चाहता, ये आपकी बात यहाँ तक दुरुस्त है, लेकिन अगर वो छोड़ता नहीं है तो गलत नहीं ये चीज़। अगर आप एक चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे तो आवाम के सर पर अगर आप इस सिस्टम को, इन माफियाज़ को टैकल करने की बजाय सवार होकर एक मुश्किलात का सबब बन रही हैं, तो छोड़ के चले जाना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। और अगर आप सवार होते हैं तो काबिल सज़ा नहीं है फिर ये बात। ऑब्वियसली है
यहाँ पर ऑपोजिशन क्या कर रही है? अभी यही तो बोल रहे हैं कि इस्तीफा दो, घर जाओ, अगर नहीं संभाला जा रहा तो किसी और को आने दो और आके आवाम के जो नहीं दुख दर्द और उस पर जख्मों पर मरहम डालने के लिए दो। लेकिन पीएम साहब को आगे से क्या रिस्पॉन्ड है वो तो आप भी जानते हैं और पूरे पाकिस्तान के अवाम जानते हैं इस वक्त। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक ठीक हो ठीक हो गया। आपने खाली कौन करवाएगा? उनको घर तक लेके कौन जाएगा? और ये कौन कहेगा कि आप बैठे हैं, आपसे काम नहीं हो रहा, किसी दूसरे को यहाँ पर आवाम जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर बिठाएंगे? असल बात तो ये है। ये तो चले ठीक है ना, वो तो कौन करवाएगा। हम तो ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपका काम नहीं आता तो आप खुद चले जाएं, कि कौन करेगा तो एक्सेप्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि हम तो फरिश्ते हैं और हम अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेल एंड गुड, हमें रिस्पॉन्स बुरा भी आता है, फिर भी हम समझते हैं नहीं जी हम तो ठीक कर रहे हैं। सामने देखने वाले का नजरिया जो है वो चेंज होना चाहिए। आजकल गलती कौन मानता है? कौन कहता है मैं गलत हूँ? कोई भी नहीं मानता। तो ये तो फिर भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पूरे के पूरे मुल्क को चला रहे हैं, तो ये गलती मानते हैं तो अवाम पर एहसान होगा, और अगर नहीं मानते तो अवाम पर इतने नजाब है। एक चीज़ और है, आपने कहा कि हाँ अपोजिशन की मजाल नहीं है, जरूरत नहीं है टकराव की, लेकिन टफ टाइम तो वो बार बार दे रही हैं। कभी धरना आ जाता है, कभी रोड ब्लॉक्स होते हैं, कभी केसेस के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बार बार टफ टाइम तो दिया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर बार बार हुकूमत को टफ टाइम दिया जाता है। तो वो जमहूरी तरीका तो यही है किसी को टफ टाइम देने और टकराने का। तो आप क्या समझती हैं कि फिर इसके अलावा क्या तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि टफ टाइम देना काफ़ी नहीं होता, टफ टाइम देने के बाद उस पर डट जाना जो नहीं है वो काफ़ी है। वो काफ़ी खैर वो भी नहीं है, लेकिन डट जाना जो है ना असल मकसद होना चाहिए। हम जो हैं वो देख रहे हैं कि धरने भी हो रहे हैं, लेकिन साथ-साथ हमने ये भी देखा है कि धरने मुज़ाकरात के ज़रिए से हल हो रहे हैं और फिर सारी चीज़ें मामलात हल हो रही हैं। अगर असेंबली में कुछ ऐसा होता है तो फिर वो भी जो है फ़ौरन वो चीज़ खत्म हो रही है। तो मुझे बताएँ कि कहाँ से टफ टाइम मिल रहा है? कहाँ पे जो है वो ज़्यादा ये गवर्नमेंट को परेशानी हो रही है? तो भैया अब ये मामला हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ पर जो है हमें इनकी बात माननी पड़ेगी और हमें अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। ये कहाँ पे हो रहा है? टफ टाइम तो ये होता है ना कि आप उस बंदे को या फिर आप जो भी पूरा का पूरा अगर सिस्टम है, तो उस सिस्टम को आप रोक दो, स्टॉप करो। ये होता है किसी को टफ टाइम देना। सिर्फ ज़बानी कलामी और थोड़ा-सा शोर-शराबा करना कि भई हम तो ये काम कर रहे हैं, ये नहीं होता। ठीक हो गया। अब मैं सियासत के हवाले से आपसे आखिरी सवाल करूंगा। मैं आपकी ऑब्जर्वेशन जानना चाह रहा हूं इस हवाले से कि जब खान साहब कंटेनर पे थे तो उस वक़्त उन्होंने कहा था कि आईएमएफ को हम कहेंगे कि इनको कर्जा ना दो, अगर तुमने दे दिया तो तुम जिम्मेदार हो, हम वापस नहीं करेंगे। ये तो कंटेनर की बातें थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था ये महंगाई हो रही है, ये चीज़ें हो रही हैं, ये हर दौर में होंगी। नवाज शरीफ साहब के भी कुछ चीज़ें क्लिप्स सामने आई हैं, ये हर दौर में महंगाई का सामना तो ज़ाहिर रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हर दौर में महंगाई हुई है? ये अगर करप्ट हुक्मरान थे पहले वाले, उन्होंने खाया, और अगर इमरान खान साहब की जगह पे कोई भी दीगर किसी भी दीगर जमात से कोई पार्टी हुक्मरान होती तो क्या यही हालात होने थे? क्योंकि उस वक़्त ये कहा जाता है कि जैसे कमेटियाँ निकलती हैं, पैसे खा जाते हैं, तो वो कमेटियाँ जब देनी पड़ती हैं तो कर्ज़े सर पे चढ़ते हैं तो भूख तो आती है। तो क्या इसी तरह हमारे साथ कुछ हुआ है, या वाकई बैड गवर्नेंस है और हम उसको दुरुस्तगी करने की बजाय मज़ीद गलत फ़ैसले करके आईएमएफ के वादों के और उनके जो कर्ज़ों के और उनके इन्फ्लुएंस में मज़ीद जा रहे हैं? यहाँ पर मैं बहुत ही शॉर्ट जवाब देना चाहूँगी आपको कि बिल्कुल। पिछली हुकूमतों में हमने देखा, हर मामले को हमने देखा, चाहे वो इकोनॉमी की हो या चाहे हमने हर तरीके से गवर्नमेंट को आज़माया। हमें उनकी परफ़ॉर्मेंसेस जो वो उनकी रिज़ल्ट थे, आवाम ने देखा, आवाम को मिला। अब चूँकि खान साहब की गवर्नमेंट आई है फर्स्ट टाइम और आवाम एक्सपीरियंस भी इसी से फर्स्ट टाइम ले रही है। तो जो आपने कहा कि अगर ये पिछली हुकूमतों से कोई और हुकूमत आती तो क्या ये वही सिचुएशन रहती या फिर नहीं, तो आवाम बेहतर बता सकती है अभी कि जो पिछले अदवार गुज़रे हैं उसमें और इस अदवार ये जो दौर गुज़र रहा है इसमें डिफ़रेंस क्या है। तो यकीनन पिछले हुकूमतों से कोई भी आता तो इस कदर महँगाई और इस कदर आवाम जो रो रही है, वो तो यकीनन ना होता। वो तो कोई भी अगर आप राह चलते किसी मुसाफिर से भी अगर आप पूछेंगे तो वो आपको गारंटी देगा कि पिछली पिछली जो हुकूमतें रही हैं पीपल्स पार्टी की कहूँ या फिर जो भी सारी मैं अभी उनका ज़िक्र नहीं करूँगी वन बाय वन चूँकि प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं है। तो यकीनन ये जो सिचुएशन है वो तो बिल्कुल नहीं रहती। ठीक हो गया। आखिरी चीज़ एक और बताइएगा, सॉल्यूशन की बात भी साथ साथ कर लेते हैं
क्या समझते हैं सहाफ़ती इदारे या हमारी सहाफ़त की नज़र क्या कहती है, आपकी सहाफ़त की नज़र क्या कहती है इस हवाले से कि क्या हम किसी बेहतर सॉल्यूशन की तरफ जा पाएँगे, चाहे इस दौरे हुकूमत में जाएँ या आने वाली किसी दीगर जमात की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है या क्या स्ट्रैटेजी? एक चीज़ तो डिस्कस होती है बार-बार कि अगर हम करप्शन करना छोड़ दें, अगर हम खुद को छोड़ दें, खुद ठीक हो जाएँ, चाहे वो पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन इसके अलावा ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आपको आप समझती हैं कि कोई इस वक़्त इस कैपेबल है कि सॉल्यूशन की तरफ हम जा सकते हैं आने वाले टाइम में कोई पॉलिसीज़ बना के? जी, बिल्कुल है ऐसा। अगर एनालिसिस के बिहाफ़ पे बात करूँ, तो मेरा मोटो भी यही है, मैं हमेशा ये कहती आती हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो उम्मीद का दामन तो पहली बात नहीं छोड़ें, और अगर बात आती है कि स्ट्रैटेजीज़ बनानी है हमें, और अगर हमने एक पूरा एक नक्शा नक्शा जो है उसको चेंज करना है, तो यकीनन हमें वहाँ से जो फैक्टर बनाने पड़ेंगे और उन फैक्टर्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इस वक़्त अगर मुल्क की सूरत-ए-हाल को बेहतर करना है और मुल्क को अगर इंडिपेंडेंट करना है, हर तरह से जो है वो आवाम को अगर बाइख्तियार करना है, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि यूथ को मोटिवेट किया जाए, यूथ के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि किसी भी मुल्क व कौम की तरक्की के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, वो कौम के यूथ होते हैं। यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। हम कहते आते हैं, हम पढ़ते आते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। यूथ इस वक़्त बेरोज़गार घूम रही है। आप कहते हैं कि हम यूथ के ऊपर काम करेंगे, यूथ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यूथ जो है इस वक़्त खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि भई यूथ को हम मोटिवेट करेंगे। कैसे यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं? इस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छा मुआशरा क्रिएट करना है, एक अच्छी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छा इनिशिएटिव लेना है, तो बाकी तमाम काम हो जाएँगे। आपके जो है वो इकोनॉमिकली भी मसाइल हल हो जाएँगे। आपके जो है, अगर हम पॉपुलेशन के हवाले से बात करें, तो हर तरीके से मामलात क्लियर हो जाएँगे। लेकिन फ़ोकस करने की ज़रूरत है आपके अपने कौम के यूथ को मोटिवेट करें, यूथ के जो टैलेंट्स हैं उनको एनहांस करें, उनको एनकरेज करें। यूथ को जो है वो एक हथियार बनाएँ और फिर अपने कौम के लिए काम करें। देखें यूथ फिर कैसे काम करके दिखाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, सॉल्यूशन है। नाज़रीन, महविश मुमताज़ बेग ऐसी सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी हीरो या हीरोइन भी इनको आप कह सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी हाल ही में नेशनल यूथ अवार्ड हासिल किया है। इस हवाले से आखिरी सवाल आपकी लाइफ के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। आपने जो सहाफ़त में काम किया, आपको नेशनल यूथ अवार्ड दिया गया। आप बता सकती हैं इस हवाले से कोई ऐसी ख़ास मुनफ़रिद प्रोग्राम आपने किया, कुछ चीज़ हाइलाइट की, या आपने लाइफ में ऐसी सहाफ़त के अंदर दुनिया में कुछ मुनफ़रिद क्या किया जिसकी वजह से आपको ये नेशनल यूथ अवार्ड इस वक़्त मिला है? अच्छा जी, इसमें मैं कहना चाहूँगी मुनफ़रिद सबसे यूनिक चीज़ क्या काम किया है ना, तो यूनिक काम तो यही है कि गिलगित-बल्तिस्तान एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नहीं अच्छा समझा जाता है, इस शोबे में फीमेल का आना ही नहीं अच्छा समझा जाता, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर मैं आके काम कर रही हूँ और इतनी चीज़ें सुनने के बावजूद, तनकीद का निशाना बनने के बावजूद स्टिल अगर मैं खड़ी हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर 2-3 बातें मैं आराम-आराम से डिस्कस करूँगी उसके ऊपर, क्योंकि आपने नेशनल यूथ अवार्ड में यूनिक रहने की वजह पूछी है, वो अवार्ड आपको मिलने की वजह पूछी। तो देखिए, मैंने अपने अवाम को नहीं छोड़ा। हालाँकि मुझसे पहले भी आई एम फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल एंकर पर्सन ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान, नॉट फर्स्ट फीमेल एंकर पर्सन ऑफ गिलगित-बल्तिस्तान। तो और भी साथी रहे हैं, और अभी भी स्टिल कुछ की एजेस अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पैदा होने से पहले शायद उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया था। तब से वो हैं, अभी भी वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेरे और उनमें फ़र्क यही है कि मैंने अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ा किसी भी मोड़ पर। इवन आप जानते हैं, मैं इस वक़्त पाकिस्तान की कैपिटल में बैठ के काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिली कि आप यहाँ पर प्रोग्राम करें, लेकिन आपको एरिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। आप यहाँ प्रोग्राम करें, लेकिन आपको जो है वो कोई और एरिया, या फिर आप पाकिस्तान की तरफ आप नेशनल वो चीज़ें बढ़ें। लेकिन जब मैंने अपने करियर का आगाज़ ही करियर को चूज़ ही अपने गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम के लिए किया है, तो फिर मैं कैसे अपने अवाम को जो है वो छोड़ सकती हूँ। और जो एक मोटो लिया था उनकी आवाज़ बनने का और उनके मसाइल को उजागर करने की जो एक ज़िम्मेदारी ली थी, मैं कैसे उसको जो है साइड पर रख के अपने मफादात के लिए कि भई मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है और मुझे एक अच्छी जॉब मिल रही है अच्छी जगह पर, तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। ख़ैर है, बस मैंने जितना काम करना था अपने एरिया के लिए,
मैंने कर दिया, अब अपने बारे में सोचूंगी। अगर मैं यहाँ पर सेल्फिश होती ना तो यकीनन मुझे आज ये अवार्ड भी नहीं मिलना था। मैंने स्टार्ट भी अपने एरिया से लिया और एरिया को ही लेकर चल रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी अगर बहुत ही कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी जाती हूँ तो मैं अपने एरिया को छोड़ूंगी नहीं, अपने लोगों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरे जो लोगों की उम्मीदें हैं मुझसे, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, हाई लेवल पे गई नहीं है, अब उनको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पर। और एक यूनिकनेस की बात करूंगी कि गिलगित बल्तिस्तान में जहां पर अब तक हम सुनते आते थे सिर्फ रिपोर्टिंग होती है, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो प्रिंट मीडिया में लिखा जाता है, प्रिंट मीडिया में आवाज बुलंद की जाती है, तो वहां पर एक टॉक शो इंट्रोड्यूस करवाना कि फर्स्ट टाइम पे लोग भी आएंगे, बैठेंगे, और फिर जो है ना अवामी सवालात भी होंगे, जवाब भी देने पड़ेंगे। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ, जब मैं स्टार्ट में गेस्ट को मैं प्रोग्राम में बुलाती थी तो उनको समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है, कैसे बात करना है, या कैरेक्टर पे जो समटाइम्स हमला कर देते थे, और मैं कहती थी कि भाई ये ओवर जनरल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको जो है इसमें टारगेट नहीं करना किसी की जात को, चीजें मुझे बतानी पड़ी, समझानी पड़ी। तो महविश मुमताज बेग ने गिलगित बल्तिस्तान में एक नया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, टॉक शो इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत शुक्रिया महविश मुमताज़ बेग हमें ज्वाइन करने का। इस हवाले से आज डिटेल से गुफ्तगू हुई है। नेशनल यूथ अवार्ड इन्होंने हासिल किया, क्या मुनफरिद क्वालिटीज़ थी, क्या इनके ऐसे सहाफ़त के मैदान में डिलीवरी थी जिसकी वजह से उनको यह अवार्ड दिया गया। इस हवाले से बात हुई, इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से बात हुई, और साथ साथ इनकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या पाकिस्तान की सियासत में नया होने वाला है, ऐसा हो सकता है। तो उनका जवाब फिर यही था कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी सी चीज़, चूँकि हम सियासत के ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं, आज एक चीज़ बड़ी न्यूट्रल सी और समझने को मिली जो शायद करनी चाहिए, कि हमें अंधाधुंध किसी भी पार्टी को डिफेंड नहीं करना चाहिए। जब हम एनालिसिस करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं, पढ़े लिखे बात करते हैं, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हुई तो महविश ने कहा कि उनकी ये खामियां हैं, ये इनके ड्रॉबैक्स हैं, और जब अपोजिशन की बात हुई तो किसी एक स्पेसिफिकली ना तारीफ़ की गई, ना उनके नेगेटिव एजेंडे को डिस्कस किया गया। अलबत्ता ये बात की गई कि ये खूबियाँ हैं और ये इनमें खामियाँ हैं जो दूर होनी चाहिए, जो बेहतर की जा सकती हैं। नाज़रीन, बड़ी सैरासिल गुफ्तगू हुई इस हवाले से। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।